हाँ जी, गुड आफ्टरनून सबको। आज सॉरी आज 19 अगस्त 2020 के सबसे पहले करंट अफेयर्स। सबसे पहला जो करंट अफेयर था वो पीएम केयर फंड्स बारे है। तो पीएम केयर फंड्स सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गई हुई थी। बेसिकली जो पीएम केयर फंड्स है, इससे तुम्हारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जो है, इसके प्रीव्यू से बाहर रखा हुआ है। अब कैग है कौन और कैग का काम क्या होता है, ठीक है, इस करंट अफेयर मैंने कवर किया, पर और बहुत जगह पे हम कैग कहीं ना कहीं कवर जरूर करेंगे। ठीक है, तो कैग आता रहता है। तो कैग का काम क्या होता है बेसिकली? देखो, आज तक जितनी भी आप हाँ, आज तक जितने भी आपके स्कैम्स निकले हैं वो सारे कैग के थ्रू निकले हैं। कैसे? गवर्नमेंट की जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं कि कितना रेवेन्यू आया है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारा का सारा कैग देखता है, मतलब ऑडिट करता है। ऑडिट होता है जब खर्चा हो जाता है, उसके बाद उसे स्टडी करना कि खर्चा ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, जिस काम के लिए बोला गया था उसी काम पे खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। तो वो सब कुछ कैग का काम है देखना। तो ये सारी चीजें कैग चेक करता है। ठीक है, तो पीएम केयर फंड्स, जो पीएम केयर फंड बनाया गया है, ये बेसिकली इसे कैग के रिव्यू से बाहर रखा है। तो अगर इसका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो एक्चुअली कैग नहीं देख सकता। तो एक बहुत बड़ा डर जो पीएम केयर फंड्स के थ्रू ये है कि इसके थ्रू कोई ना कोई करप्शन ना हो, जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज कैग के रिव्यू से तभी ज़्यादातर चीज़ें बाहर रखी जाती हैं जब कहीं पे कोई करप्शन का चांस हो। ठीक है, तभी ऐसे फंड्स को बाहर रखा जाता है। दो, सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम इसको ऑडिट करवाएंगे, किसी और फर्म से करवाएंगे, पर एक प्राइवेट फर्म, तो वही करेगी जो सरकार उसे कहेगी। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे बिल्कुल आज़ादी दी हुई है। जैसी आज़ादी आपकी उसे मिली हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली है, वैसी कैग को बहुत आज़ादी है। ये फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत आज़ादी होल्ड करता है। तो ये अपनी मनमर्जी से काम कर सकता है और एक्चुअली प्रॉपर रिपोर्ट्स बनाएगा। और ऐसी कोई तुम प्राइवेट फर्म को हायर करोगे ऑडिट करने के लिए, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मना कर दिया पीएम केयर फंड्स को कैग के अंडर लाने के लिए भी। और दूसरा, एक तुम्हारे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड्स है, एनडीआरएफ फंड वाला, एक फोर्स भी है और एक फंड भी है। जो फंड है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एक्चुअली डाली ये गई थी कि जब पहले ही एनडीआरएफ एग्जिस्ट करते हैं, जिसका काम ही ये है कि जब डिजास्टर आएंगे तो हेल्प के तौर पे फंड्स प्रोवाइड करना, तो हमें पीएम केयर्स की जरूरत क्या थी, और इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए। बेसिकली जो एनडीआरएफ है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, ये कैग के अंडर आते हैं। तो सरकार को जरूरत क्या पड़ी थी पीएम केयर फंड बनाने की, जब ये पहले से एग्जिस्ट करता है? एक तो दो फंड्स बन गए, ठीक है, ओवरलाइन फैक्टर हो गया। दूसरा, इसमें कैग का रिव्यू का सबसे मेन इश्यू है, इस कारण चैलेंज किया था, बट वही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम मर्ज नहीं करेंगे। और पीएम केयर फंड्स को जो बॉडी बोला गया, इसे याद रखना, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बोला गया। कोई भी जो तुम्हारी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होती है ना, जहां पे तुम डाल सकते हो, कोई भी ट्रस्ट से हो जाते हैं, कोई भी मतलब ऐसा फंड से होता है, ये ना टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं कि अगर तुम इनमें कंट्रीब्यूशन डालते हो तो तुम्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये फंड स्पेसिफिकली कोविड कोरोना के आउटब्रेक को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इसका ट्रस्टी है, चेयरमैन है इसका, सॉरी वो चेयरमैन है, और ट्रस्टी के तौर पे डिफेंस, होम और फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये सारी याद रखना, ये किन के अंडर है? ट्रस्टी होता है जिनके थ्रू ये फंड रिलीज होता है, मतलब उनके ट्रस्ट में एक तरह से फंड ये बोला जाता है। पीएम खुद चेयरपर्सन है इसका। ठीक है,
इसके किसने इसमें कंट्रीब्यूशन डाली है उन सब की लिस्ट नहीं अवेलेबल है इंटरनेट पे, बल्कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में कोई पैसे डालता है उसकी लिस्ट भी अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं इस फंड में, पर क्या क्या प्रोविजन सरकार ने रखे हैं। जैसे इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देखो कोई भी इंडिया में डिजास्टर आता था या कुछ भी आता था, सरकार ने 15 साल पहले ना एक पॉलिसी अपना ली थी कि हम फॉरेन की किसी सरकार से पैसे नहीं लेंगे डिजास्टर के चलते हुए। डिजास्टर कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए फॉरेन से पैसे लेने का सरकार को। क्यों? वो हमारी सारी वल्नरेबल साइड है कि हम इतने कमजोर पड़ गए कि अपने डिजास्टर के टाइम भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। पर सरकार ने पीएम केयर फंड्स के लिए इसे भी एग्जेम्पशन दे दी कि हम बाहर से भी पैसा ले सकते हैं, बाहर की कंट्रीज से भी पैसा ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स, बहुत सारे इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पीएम केयर फंड्स बहुत ही डाउटफुल फंड्स हैं, पर चल रहा है तो अभी चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये सारे उसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे ऐसे पॉइंट्स याद रखने। चैरिटेबल फंड है, 15 साल पुरानी, मतलब इसमें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है। ठीक है, ट्रस्टी कौन कौन है इसके, ये सारी चीजें याद रखनी है। एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये फंड्स किस लिए काम आते हैं, कब काम आते हैं पीएम फंड्स? कौन से वाले? पीएम केयर वाले? ये हाँ जी। कोविड की फाइट के लिए बनाए गए हैं बेसिकली, कि लेट्स सपोज किसी स्टेट्स को पैसा चाहिए, या गरीबों को आजकल सरकार ना डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है पैसा, महीने के 3-3 हज़ार रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली डाल रही है। वो सरकार ने कहा है कि हम यहाँ से ही वो पैसे डालेंगे। ठीक है, पर पैसे जा कहाँ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो पता ही नहीं है कि पीएम केयर में पैसा आया कितना है और एक्चुअली खर्च कहाँ किया जा रहा है। तो ये पैसा लिया तो ये बोल के था कि हम वेंटिलेटर्स खरीदेंगे और हॉस्पिटल्स बनाएंगे, गरीबों को पैसे देंगे, पर उसमें से कितना एक्चुअली हो रहा है वो देखने वाली बात है। वो इसी से पता चलेगा कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ से गैदर किया और लगाया गया, पर वो ऑडिट उसके लिए जरूरी है। रिपोर्ट्स ही नहीं है इस फंड्स की, तभी तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल माना जा रहा है। ये तो जब सरकारें, सर इसमें क्या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस अलाउड है पीएम केयर में? हाँ जी, पीएम केयर में फंड्स अलाउड में? है, एनडीआरएफ में नहीं है। जो नेशनल डिजास्टर ओके रिस्पांस फंड है आपका, उसमें नहीं है, तो इसमें अलाउड है। सर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट इज एफडीआई पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब एफडीआई पॉलिसी क्या है इंडिया की? देखो एफडीआई होता क्या है पहले ये समझना जरूरी है। इंडिया में पैसा दो तरीके से आता है, एफडीआई और दूसरा है एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, या एफपीआई भी कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे मर्जी कह सकते हो। एफडीआई जो पैसा होता है ये किसी ना किसी एसेट में पैसा लगता है। कोई फिजिकल एसेट एग्जिस्ट करता होगा, कोई कंपनी एग्जिस्ट करती होगी, उसे बनाने में, उसकी नई बिल्डिंग बनाने में, ऐसी सारी चीजों में पैसा लगेगा। कोई फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहता है, या हाँ जैसे कोई फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहता है या एग्जिस्टिंग फैक्ट्री खरीदना चाहता है, मतलब कोई एसेट है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसे तुम देख सकते हो, उसके ऊपर पैसा लग रहा है। लेट्स सपोज कल माइक्रोसॉफ्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये ऑलरेडी हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बोला है कि वो अपना दूसरा हेडक्वार्टर्स जो खोलने लगी है वो इंडिया में खोलने लगी है, बैंगलोर में। तो वो एफडीआई है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग यहाँ बनाएंगे या रेंट आउट करेंगे, उसमें लोगों को बिठाएंगे, लोगों को सैलरीज मिलेंगी, सब होगा। ठीक है, तो वो पूरा पैसा इंडिया आ रहा है। एफआईआई होता है या तो तुम्हारे बैंकिंग में पैसा लगना बाहर से, शेयर मार्केट वगैरह, या तुम्हारी जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें पैसा लगना। तो इनमें से एफडीआई जो है ये हमेशा ज्यादा टाइम इंडिया रहती है, लॉन्ग टर्म है, बहुत टाइम रहेगी इंडिया। क्योंकि अगर किसी ने इंडिया में ऑफिस खोला है, कम से कम 10-15 साल तो इंडिया में रहेगा। अगर वो कंपनी लॉस में भी है, कम से कम पर्सन 10-15 साल तो चलाता ही है, उसके बाद छोड़ के जाएगा अगर उसे लगता है कि इंडिया की मार्केट वायबल नहीं है। एफआईआई का तो पैसा ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगाया, कल इंडिया की कंडीशंस बुरी होगी तो पैसा निकाल सकते हो, एफआईआई से पैसा निकाल लो बाहर। तो इस कैपिटल फ्लाइट, हाँ जी, कैपिटल फ्लाइट, हाँ कैपिटल फ्लाइट, बिल्कुल, जो टर्म यूज की जाती है उसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट।
ठीक है, कि पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं कि पैसा चला गया। तो ऐसा क्या होता है कि लेट्स सपोज एफडीआई, तो चाहे हमारी इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हो चाहे बुरी हो, एफडीआई पैसा इंडिया में ही रहेगा। एफआईआई, जब तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है एफआईआई बढ़ती रहती है, पर जैसे ही तुम्हारी इकोनॉमी में कंडीशंस खराब होने लगती हैं, सारे का सारा पैसा इंडिया की मार्केट छोड़ के बाहर भागने को करता है, हर कोई अपना पैसा निकाल लेता है स्टॉक मार्केट से, तो सारे इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के जाने की बात करते हैं। तो इस कारण हमारी इकोनॉमी पहली जो डाउन जा रही होती है वो और तेजी से डाउन जाने लग जाती है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट अभी तक नहीं? सो एफडीआई इंडिया की मेजर मॉनेटरी सोर्स है, बाहर की कमाई का भी और इंडिया की ग्रोथ का भी। 1991 के बाद हम लगातार एफडीआई ग्रो करते आए हैं। देखो एफडीआई, अब अगला जो चीज जरूरी है वो है 2 रूट से आती है एफडीआई। कई बार तुम पढ़ोगे कि ये वाले फील्ड में 100% एफडीआई अलाउड है, कई बार तुम पढ़ोगे कि इस फील्ड में, जैसे डिफेंस की बात करें, इंडिया में डिफेंस में 49% एफडीआई अलाउड है। इसका क्या मतलब है? देखो 49% एफडीआई का ये मतलब है कि लेट्स सपोज कोई फैक्ट्री खुल रही है, उसमें 51% हिस्सा किसी इंडियन को लगाना पड़ेगा और 49% वो किसी बाहर वाले से अरेंज कर सकता है एफडीआई के तौर पे। ये 2 तरीके होते हैं। तो ऐसे न्यूज मीडिया चैनल 74% बाहर का हो सकता है, बाकी इंडियन को ही पैसा लगाना पड़ेगा। ये फिर एक तरह से पार्टनरशिप हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एयरलाइंस को इंडिया में 100%, जो फॉरेन की एयरलाइंस हैं वो 100% इंडिया के मार्केट को नहीं अभी एंटर कर सकते। तो तुम्हारी डोमेस्टिक मार्केट की मैं जैसे बात करूँ, डोमेस्टिक मार्केट में जब टाटा ने अपनी एयरलाइन शुरू करनी थी, टाटा ने अकेले नहीं की, टाटा ने एक सिंगापुर एयरलाइंस है, इनके साथ मिलके ओपन किया विस्तारा। तुम्हारी विस्तारा जो एयरलाइंस है वो इनका पार्टनरशिप है, ठीक है। सिंगापुर की कंपनी खुद की पूरी एयरलाइंस इंडिया में नहीं शुरू कर सकती थी, उसे एक इंडियन पार्टनर की जरूरत थी। इंडिया में पार्टनर बने इसमें टाटा, उन्होंने एक साथ समझौता करके विस्तारा शुरू की, ठीक है। ऐसे ही तो कई चीजों में 100% एफडीआई अलाउड होती है, कई में 49% अलाउड होती है। अब इसके अंदर भी 100% एफडीआई जब होती है ना, उसका मतलब होता है ये जो लिमिट्स होती हैं, मतलब जितनी भी लिमिट हुई, चाहे 49% लिमिट है चाहे 100% लिमिट है, इसका मतलब है कि उतने परसेंट तक अगर एफडीआई आ रही है, मतलब अगर लेट्स सपोज इमेजिन करते हैं कोई 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, ठीक है, और किसी चीज में 49% अलाउड थी, अगर कोई पर्सन इसमें 49 करोड़ तक बाहर से पैसा लगा रहा है, उसे सरकार से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट प्रायर अप्रूवल, उसे कोई उससे पहले अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इतने जितना परसेंट अलाउड है, ये ऑटोमेटिक, ये परसेंटेज का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली इतना पैसा कोई भी लगा सकता है। जैसे एफटीआई है, इससे पहले तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा ना? नहीं, एफडीआई की बात कर रहा हूँ। ये जो परसेंटेजेस है ना, ठीक है, हाँ जी, और मेरे गले में चढ़ गए हाँ, ये जो परसेंटेजेस हैं, इस परसेंट तक बिना सरकार की परमिशन के कोई बंदा पैसा लगा सकता, जितनी भी लिमिट होगी। हर सेक्टर की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, ठीक है, उतने तक सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्टली जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे आम इन्वेस्टर, जैसे तुम इंडिया में हो, तुमने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, तुम हमेशा एक कंपनी बनाओगे, कंपनी के अंदर अपने पार्टनर सबके सिग्नेचर, सबके नाम लिखोगे, तो ये सारी चीजें मतलब वो फॉर्मेलिटीज तो एज अ इंडियन भी तुम्हें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली
इतने % तक अलाउड होता है बिना, बाकी मतलब वो फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती हैं। अगर इस लिमिट से ऊपर जाना है, अब मैं सपोज करता हूँ, ये सारा मिटा देता हूँ, अब मैं सपोज करता हूँ ये जो 49% वाली लिमिट थी, इस कंपनी में किसी ने 55% इन्वेस्ट करना है, किसी फॉरेन के बंदे ने एफडी लानी है, लिमिट तो 49% की है ना, अब उससे ज्यादा पैसा लगाना चाहता है वो, फिर उसे गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट का क्या मतलब है कि उसे गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अप्रूवल देता कौन है, ये बॉडी का नाम याद रखना, यहाँ लिखा नहीं हुआ था पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अप्रूवल देता कौन है, ये गवर्नमेंट रूट के थ्रू तुम्हारी मिनिस्ट्री, एक मिनट देना मुझे, एक मिनट बस। सॉरी, रिकॉर्डिंग पॉज, चलो। हाँ, जो अप्रूवल है, सॉरी मैं यहाँ से दोबारा से बताता हूँ, ये जो 49% से अब बढ़ के जो अप्रूवल लेना है, उससे ज़्यादा अगर बड़ी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करवानी है इंडिया में, तो तुम्हें हमेशा अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, तुम्हारा DIPP का ऑफिस है। DIPP का क्या मतलब है, एक मिनट, इसको फुल फॉर्म भी लिखवा देता हूँ, मुझे एक भी नहीं याद आ रहा। हाँ, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड दूसरा पी कहीं आता नहीं पर इसका नाम यही है। तो DPIIT भी कह देते हैं, दोनों तरीके से कहते हैं, पर ऑप्शन के तौर पे हमेशा DIPP आता होता है, इस कारण मैं तुम्हें DIPP बता रहा हूँ। ये तुम्हें याद रखना है कि अगर किसी को भी गवर्नमेंट रूल में FDA अप्रूव करवानी होती है, तो वो FDA कौन अप्रूव करता है, लिमिट से ऊपर कि FDA कौन अप्रूव करता है, उसका ऑप्शन हमेशा पेपर में होगा DIPP, या फुल फॉर्म में ये लिखा होगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इंडिया में आने वाली सारी FDI जो लिमिट से ऊपर है, ऑटोमेटिक रूट नहीं, जो गवर्नमेंट रूट है, उस वो वाली FDI सारी की सारी ये करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट यहां तक, किसी को भी कोई डाउट? आज सिर्फ 2 ही करंट अफेयर थे, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ऊपर वाले में, नीचे वाले में, किसी में कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर्स।